जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। भारत पाकिस्तान ने अपना सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है और सभी लोगों ने खफा होना शुरू कर दिया है कि भैया हमारे पास में मौका था, हमने पीओके क्यों नहीं लिया। मैं सरकार की यहां पे तरफदारी करने के लिए खड़ा नहीं हूं, लेकिन क्या हम सही में पीओके ले सकते हैं। मैं अपने मिलिट्री के ऊपर भी डाउट नहीं कर रहा, लेकिन क्या हम सही में पीओके ले सकते हैं। ले सकते हैं तो किस सिचुएशन में ले सकते हैं, यह हमें आज पूर्णतः समझना होगा। हम पीओके लेके रहेंगे, ये बातें हर किसी ने कही है। पीओके हमारा इंटरनल हिस्सा है, ये भी कांग्रेस ने कहा था, ये बीजेपी ने भी कहा था। लेकिन आज कांग्रेस ये कह रही है कि देखो इंदिरा गांधी ने तो बांग्लादेश सेपरेट करके दिखाया, फिर पीओके क्यों नहीं लिया। मोदी जी बलोचिस्तान नहीं ले पा रहे, उसके कंडीशंस अलग थे। मैंने बलोचिस्तान के ऊपर एक वीडियो डाला है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। आपको यह समझना होगा कि पीओके की कंडीशन किस हालत में है, किस स्ट्रेटेजी में हमें पीओके लेना है, यह आज समझने के लिए इस वीडियो को हम देखते हैं। पहले वो देखने से पहले हमें यह समझना होगा कि कश्मीर की हिस्ट्री क्या है। यदि हम कश्मीर की हिस्ट्री को समझे तो कश्मीर कश्यप ऋषि से डिराइव हुआ नाम है और हिंदुओं के लिए, बुद्धिस्टों के लिए अपने स्पिरिचुअलिटी का, अपने एजुकेशन का बहुत बड़ा जबरदस्त हब रहा है कश्मीर। समय के साथ में वहां पे कई बड़े बड़े हिस्टोरियन हुए और रजत रागिनी जैसा ग्रंथ लिखा गया। किसने लिखा है वो मुझे एक बार कमेंट करके बताना। रजत रागिनी किसने लिखा है। और नीलमाता पुराण या नीलामाता पुराण, उसमें भी हिंदुओं और बुद्धिस्टों के एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी का हब होने की बात कश्मीर में करी गई है। गोनाता और कारपोटा नाम के दो किंगडम हुए जिन्होंने कश्मीरी शैविज्म को वहां पे प्रमोट किया। अब आप पूछोगे कि कश्मीरी शैविज्म क्या है, तो भैया ये फिलोसॉफी की विंग है जो हमारे मेनलैंड यानी कि बाकी के पैन शैविज्म से थोड़ी अलग है। उनकी फिलोसॉफी थोड़ी अलग है, उनका टाइप थोड़ा अलग है। तो शैविज्म वहां पे प्रमोट हुआ। जिस समय पे अशोका वहां पे गए तो अशोका ने वहां पे जाके बुद्ध स्तूपा बांधे और बुद्धिज्म वहां पे स्प्रेड हुआ। नागा अर्जुना जो फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर है, वो भी कश्मीर से एसोसिएट करते हैं क्योंकि वहां पे जाके उन्होंने अपनी कई सारी चीजें वहां पे फैलाई। समय के साथ 9th और 12th सेंचुरी के नियर अराउंड कश्मीर में अच्छे खासे अमाउंट में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म वहां पे स्प्रेड कर रहा था। लेकिन 14वीं शताब्दी आते आते शाह मीर आलम ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया और वहां पे इस्लामिकीकरण कश्मीर का होना शुरू हो गया। 16th सेंचुरी में मुगलों ने कश्मीर पे आक्रमण किया और कश्मीर को हटाया। समय के साथ दुर्रानी, अफगानिस्तान का जो रूलर था, वो आया, उसने कश्मीर लिया। फिर रंजीत सिंह जी के अंडर में, पंजाब के रूलर, उनके अंडर में कश्मीर गया। और जिस समय पे रंजीत सिंह जी के जाने के बाद में एंग्लो सिख वॉर हुआ, जिसे हम अलग से पढ़ेंगे। एंग्लो सिख वॉर जब हुआ 1846 में, तो डोगरा रूलर गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया गया और उसके बाद वो कश्मीर उन्हीं के पास रहा। रूलर हिंदू था, लेकिन जो राजा था वो राजा, पब्लिक भले ही मुस्लिम होंगी लेकिन राजा हिंदू था, महाराजा हरि सिंह। ये अब हम आ रहे हैं 1947 तक, मतलब 1947 तक, जब तक पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन, पार्टीशन नहीं हुआ, तब तक वहां पे हिंदू रूलर और मेजॉरिटी में जो जनसंख्या थी वो मुसलमानों की जनसंख्या थी। 1947 में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ में एक्सेशन साइन किया था कि हम भैया भारत की तरफ से जाएंगे। लेकिन बैक ऑफ में यानी कि पीछे से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और पाकिस्तान ने अटैक किया विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल फोर्सेस। जो वहां पे मुस्लिम ट्राइबल फोर्सेस थी और पाकिस्तानी आर्मी थी, दोनों ने मिलकर आक्रमण कर लिया और 1/3, तकरीबन 1/3 ऑफ द हिस्सा उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। जैसे कि ये सेक्शन पीओके ऑक्युपाइड कर लिया। समय के साथ उन्होंने ये सेक्शन चाइना को बेच दिया और चाइना ने वहां से अक्साई चीन अपने हाथ में ले लिया। तो भारत के हाथ में 2/3 ऑफ द कश्मीर आज भी बचा हुआ है। पीओके भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अब हम ये समझते हैं भैया, क्योंकि पीओके जो है वहां पे, अब आप जैसे देखोगे तो पीओके जो है ये वाले सेक्शन में भारत के लिए सिक्योरिटी के हिसाब से भी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पकड़ा गया है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो ऊपर से आक्रमण करता है। यहां पे गिलगित बल्तिस्तान आता है और गिलगित बल्तिस्तान आने की वजह से उन्हें यहां पे पहाड़ों की रेंज मिल जाती है और उसके पीछे छुप के ये लोग हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, यहां से जो रेंज निकलती है। और दूसरी चीज,
यहां से सीपीईसी भी पास हो रहा है, यानी कि चाइना ने इलीगली इस एरिया में घुस के, उसको पता ये भारत का ही है, वो हमारा ही है, तो यहां से इलीगली घुस के उसने वहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चालू कर दिया। यहां पे कई सारी नदियां आती हैं जो भारत के एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पीओके का अपने हाथ में होना ये सिर्फ हमारे लिए स्ट्रेटेजिक नहीं, हमारे सॉवरेन एस्पिरेशन का भी हिस्सा है कि भैया हमारा है तो हमारा ही रहेगा। क्योंकि एक तो यार हमने पाकिस्तान तुमको दे दिया, उसके बाद भी तुम अंदर घुसे चले जा रहे हो, घुसे चले जा रहे हो, घुसे चले जा रहे हो। इसीलिए दूसरी चीज, पाकिस्तान ने यहां पे कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी पनाह देके रखी है, वो पाकिस्तान यहां पे फंड कर रहा है। सारे टेररिस्ट जो है वो यहीं से रिक्रूट होते हैं और यहीं से वो सारे के सारे अपना काम करते हैं। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कैंप भी पीओके में होते हैं, इसीलिए पीओके हमारे हाथ में चाहिए, क्योंकि पहाड़ों के पीछे से अटैक होता है तो हमारे डेवलपमेंट, कल्चर, कई सारे ऐसे लोग जो उस एलओसी की वजह से बिछड़ गए, उन सारे लोगों के एस्पिरेशंस और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट या फिर हमारी सोवरेन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए पीओके बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट ऑन द बेसिस कि वो हमारा ईगो है, वो सिर्फ मैप के ऊपर मार्क करने वाली एक जगह नहीं है, वो हमारी आन बान शान है। इसीलिए पीओके हमें हमारे हाथ में चाहिए। इस ऑपरेशन की मदद से पाकिस्तान ने 1/3 ऑफ द कश्मीर हथिया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गुलमर्ग। 1947 में बैकडोर से उन्होंने आक्रमण किया और 1/3 ऑफ द पाकिस्तान अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने महाराजा हरि सिंह के साथ में ट्रीटी ऑफ एक्सेशन भी साइन नहीं किया। युद्ध छिड़ गया 47 to 48 में। भारत यूनाइटेड नेशंस में गया और यूनाइटेड नेशंस में जाके भारत ने सीजफायर डिक्लेयर करवाया। यह युद्ध रुका, लेकिन तब तक हम कश्मीर खो चुके थे। हम 1/3 ऑफ द कश्मीर खो चुके थे और समय रहते चाइना जब तक बलवान हुआ, ताकतवर हुआ, उसने अपनी ताकत बढ़ाई, तो चाइना ने विद द कोर्स ऑफ टाइम पाकिस्तान को बैकअप करना शुरू कर दिया। यहां तक कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ, उस पहलगाम के आक्रमण में जो सैटेलाइट फोन बैंड हुई के सैटेलाइट फोन जो थे, जो इंडिया में बैन है, वो चाइनीज फोन है, वो डायरेक्ट चाइनीज सैटेलाइट को कनेक्टेड है। उसी फोन के मदद से अक्रॉस द बॉर्डर इन लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। चाइना ने उसको मदद किया, यहां तक कि वो फोन चाइना पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए बनाता है। ये इनके पास में कैसे आए? जो बंदा वहां पे टेररिस्ट में था, उसमें से एक बंदा चाइना का कमांडो रह चुका है, अच्छा पाकिस्तान का कमांडो रह चुका है। वो यहां तक कि चाइना का एक विक्टर गाओ करके एक फेमस एक्स डिप्लोमेट है, वो कह रहा है कि यदि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण हुआ तो पाकिस्तान की सोवरेनिटी बचाने के लिए चाइना भाई बंदगी दिखा देगा तुमको। चाइना हमेशा से पाकिस्तान को बैक करती हुआ है। उसका रीजन भी यह है कि इंडिया फिलहाल इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है और इंडिया ग्रो कर रहा है, यह चाइना को पसंद नहीं है। फ्रंट डोर से भले उसने कैलाश मानसरोवर की यात्रा चालू कर दी होंगी और अच्छे रिलेशन दिखा रहा होगा, 5 साल के बाद कैलाश मानसरोवर शुरू हुआ, लेकिन उसको यह पता है कि चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वॉर चालू है उसमें फायदा इंडिया को होगा। एप्पल और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आना चाहती है। ये सारी कंपनियां यदि इंडिया में आ गई तो चाइना का नुकसान है। तो ये कंपनी इंडिया में कैसे नहीं आएंगी? यदि वॉर शुरू हो जाएंगी तो एक तरह से हलाकोल मच जाएगा, इंडिया की सिक्योरिटी लैप्स होने के चांसेस है। ऐसे समय में चाइना से निकल के वो इंडिया में नहीं आएंगी। इसीलिए चाइना चाहता है कि पाकिस्तान को मोहरा बना के वो भारत पे आक्रमण करे और भारत और पाकिस्तान को उलझा के रखे। यदि चाइना के साथ भी हमारा युद्ध होता है तो एक बात हमें समझनी होगी, मतलब हम पीओके लेने जाएंगे तो वापस से जो सीपीईसी जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना हम पे अगर अटैक करती है तो हमें डबल फ्रंट पे युद्ध करना होगा। चाइना अपने रीजन में युद्ध नहीं करेगा, इसीलिए नुकसान हमारा ही होगा। दूसरी चीज, पंजाब में बीएसएफ ने कितने तो चाइनीज ड्रोन गिराए, यहां तक कि मसूद अजहर के केस को उन्होंने यूनाइटेड नेशन में वेटो दे दिया कि हम इसे डिक्लेयर नहीं करेंगे आतंकवादी। 2019 के पुलवामा अटैक में जो डेटोनेटर पाए गए थे, वो सारे के सारे जो डेटोनेटर के टुकड़े मिले थे वो इंडिजिनियस नहीं थे, वो चाइनीज मेड थे। दूसरी चीज, इतने बार कश्मीर में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने चाइनीज ग्रेनेड और राइफल पकड़े हुए हैं। तो अब हमारे लिए पीओके लेना, यह मुद्दा सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं बचा है, यह मुद्दा चाइना और पाकिस्तान दोनों को इन्वॉल्व कर चुका है। यह हमें समझना होगा। अब रही बात मिलिट्री की, तो क्या हमारी मिलिट्री तैयार नहीं है वहां से वापस लेने के लिए? पीओके बिल्कुल रेडी है। हमने यह दिखा दिया है कि भैया हम समय के साथ डेवलप हो रहे हैं।
आप यदि देखोगे तो हम सब लोग बात कर रहे हैं S-400 की, सभी लोग बातें करे जा रहे हैं भैया कि S-400 ने आयरन डोम दिया, इंडिया को आयरन डोम दिया, कोई आकाश तीर के बारे में बात ही नहीं कर रहा। वो इंडिजीनियसली बनाई हुई टेक्नोलॉजी है। जिस साइंटिस्ट ने उसे बनाया 13 साल पहले से उन्होंने बनाना शुरू किया, उनके इंटरव्यू में उस दिन भैया वो भावुक हो गए थे कि मुझे लगा नहीं था कि इतना 100% रिजल्ट हम इसका देंगे, कि इतना जबरदस्त रिजल्ट हमने। ये युद्ध जो हुआ अभी, हमारा जो प्रॉक्सी वॉर चला, ये हमने इसमें अपना आकाश तीर टेस्टिंग कर लिया। अब इससे भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा कि कोई हमसे खरीदेगा कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ ढूंढ जाओ। ये हमें समझना होगा कि भारत पूर्णतः सिक्योरिटी के साथ में खड़ा है। S-400, उसके बाद में हमारा आकाश तीर, ऐसी कई सारी चीजें हमारे पास में है। हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके दिखाई, हमने उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई। ये चीजें करने के बाद हमारे जैसे पैरा एसएफ के कमांडोज, लद्दाख स्काउट्स, ये पूर्णतः रेडी है। लेकिन ये युद्ध अब सिर्फ मिलिट्री के बेसिस पे नहीं होने वाला, क्योंकि देखो सबसे पहली बात, हम भले ही चाइना को कितना भी अंडर एस्टिमेट कर ले, लेकिन तुमको भी नहीं पता चाइना के पास में क्या है, क्योंकि चाइना के साथ में हमने वॉर किया, उसके बाद में उसने कितने डेवलपमेंट स्पीड में की, रैपिडली की, इकोनॉमिकली वो कितना डेवलप हुआ। और चाइना ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि जिस समय पे उसे डेवलपमेंट होना था, उसको डेवलप होना था, उसने किसी के साथ में भी कोई झोल झपेला नहीं किया, युद्ध नहीं की। सोवियत यूनियन के साथ में उनका एक युद्ध है 67 का, इंडिया के साथ में एक युद्ध है, बाद में कोई युद्ध नहीं करेंगे बोले हम युद्ध, हम सिर्फ अपने डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। और 2010 के बाद चाइना ने अपनी दादागिरी करना शुरू किया। तो आपको यह समझना होगा कि इस समय पे आपको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना का युद्ध हुआ, कोई बचाने नहीं आने वाला। एक बात समझ लो, अमेरिका ने अपना डबल स्टैंडर्ड दिखा दिया। अमेरिका ने क्या किया भाऊ, अमेरिका ने तुमको फट से दिखाया, हाँ बंद करो बंद करो। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे शेमफुल एक्ट, उसको पता है पाकिस्तान टेररिस्ट फंड करता है, फट से पैसे भेज दिए। मतलब एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप आके कहता है मोदी इज माय वेरी गुड फ्रेंड, और वहां से पैसे फंड कर रहे। रशिया तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है, तुमको रशिया ने भले इसमें बचाया होगा क्योंकि उसका खुद का चाइना के साथ में झगड़ा था, लेकिन इस समय पे उसको चाइना में इंटरेस्ट है क्योंकि चाइना का अमेरिका के साथ में युद्ध चल रहा है, रशिया की अमेरिका के साथ में पट्टी नहीं है, और भारत से ज्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल चाइना है, तो भारत में इंटरेस्टेड नहीं है। अब भी 5-6 दिन पहले जब उनकी मीटिंग हुई दोनों की, वो चाइनीज बाबू और वो व्लादिमीर पुतिन मिले थे, तो क्या कहा उन दोनों ने, हमको एक तीसरा अलग जगत क्रिएट करना है, वर्ल्ड पावर इमर्ज करनी है, इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली यही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले वो इकोनॉमिकली खुद को ग्रो करे, ताकि एक फ्रंट पे नहीं 4 फ्रंट पे भी अगर युद्ध हो जाए, अमेरिका मदद नहीं करने वाला, रशिया मदद नहीं करने वाला। खाब देखो मत, एसी में बैठ के बातें नहीं होती, जो पढ़ रहे हैं या फिर जो वहां पे है या फिर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं या फिर उनके साथ में उनको बताने वाले होशियार लोग हैं, उनको समझता है कब सीज फायर करना है और कब नहीं करना है। इस समय पे यदि हम पीओके के इंटरनल इश्यूज को समझने की कोशिश करें तो हमें यह समझेगा कि पीओके को, जिस समय पीओके बना तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का नहीं लागू होता, लेजिस्लेटिव बॉडी के मदद से वो लोग पीओके को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वो लोग अलग से उसे एडमिनिस्टर नहीं कर रहे। जिस समय पे पीओके बना तो 1955 में पीओके के बारे में जब बात हुई तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने यह कहा था कि पीओके का हमारे से कोई संबंध नहीं है, मतलब पीओके हमारा ही है, कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीरी सिटीजन को पाकिस्तानी सिटीजन के जैसे राइट नहीं मिलेगा, उनको पार्लियामेंट में कोई राइट नहीं है। पीओके अपना अलग से इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेजिस्लेटिव बॉडी पाकिस्तान चुन के देती है, उसी से उन्हें लड़ना पड़ता है। उनके साथ में इंटरनली बहुत बुरा व्यवहार होता है, इसीलिए हम छीन के रहेंगे आजादी, पाकिस्तान से आजादी, ऐसे नारे उधर लगते हैं। एज कंपेयर टू हमारा कश्मीर अगर आप देखोगे तो हमारे कश्मीर में हम कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों के लिए जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी अलग से खुद की विधानसभा है भाई, हमने उनको अधिकार देके रखा है। पार्लियामेंट में वो लोग आते हैं, उनका राज्यसभा मेंबर होता है, लोकसभा के मेंबर होते हैं, फिर भी वो कहते पत्थर मार रहे थे पहले। लेकिन अभी धीरे धीरे हालत बदल रही है। 370 देने के बाद में भारत को अभी फिलहाल जो स्ट्रेटेजी अपनानी है, उसमें सबसे पहले हमें डिप्लोमेटिक वे में पूरे राष्ट्र के स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें यह मैसेज देना होगा कि पीओके में हालत कितनी बुरी है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, यूरोपियन नेशन, रशिया, चाइना, अमेरिका पीओके को कभी भी भारत का हिस्सा नहीं समझता है। हम कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, लेकिन पूरे दुनिया को भी पता है, लेकिन वो लोग साइड नहीं लेते।
अब पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना 2 ग्रेट नेशन, उसमें पाकिस्तान को बोलने की क्या जरूरत थी, हमको बोल देते नहीं। ये बात हमें समझनी होगी। तो जिस समय पे हमें पीओके लेना है तो हमें स्ट्रेटेजिक बनानी पड़ेगी, डिप्लोमेटिकली हर चीज को हमें इवॉल्व करना पड़ेगा। यदि इन सब तीनों चीजों का गठबंधन हम बना सके, साथ ही साथ इकोनॉमिकली हमें बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होना पड़ेगा। यदि हम इकोनॉमिकली डेवलप हो जाते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी इतनी बना लेते हैं कि हम 1 या 2 नहीं 4 फ्रंट के ऊपर हम युद्ध करने के बाद भी भारत अपने आप को पाल पाएगा, हमारे यहां पे महंगाई नहीं बढ़ेगी। ऐसे टाइम में हम पाकिस्तान के साथ में युद्ध करके पीओके ले सकते हैं, साथ ही साथ चाइना से भी ले सकते हैं। उतावलापन कहीं पे भी आपको स्थिर नहीं रहने देगा। आज ही लेंगे कल ही लेंगे, आज ही लेंगे कल ही लेंगे, नहीं भाऊ, पहले इकोनॉमिकली डेवलप हो जाओ, सक्षम हो जाओ, फिर पीओके लेंगे। ये बात आज हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।